हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज का स्टार्टिंग करेंगे। आज की वीडियो से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी पॉलिटी की। इस सीरीज में क्या होगा, ये जो हमारी सीरीज होगी जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने की सीरीज होगी। और इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, रैपिड रिवीजन सीरीज। ये रैपिड रिवीजन सीरीज की खासियत क्या होगी, इस रैपिड रिवीजन सीरीज के माध्यम से जीएस के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आज हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को कवर करेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। उसके बाद जियोग्राफी को कवर करेंगे, हिस्ट्री को कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में, जो जनरल साइंस पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स को इस रैपिड रिवीजन सीरीज के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक होगा पॉलिटी को लेकर के। इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि तीन तीन चार चार चैप्टर को एक साथ एमसीक्यू के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसमें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के बारे में, कि पॉलिटी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे अब इसमें आज के वीडियो में क्या क्या रिवीजन करेंगे, आज की वीडियो में रिवीजन करेंगे कि संविधान का स्रोत क्या क्या है। संविधान का स्रोत यानी जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से ये हमारा संविधान लेकर के बनाया गया है। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुसूची को लेकर के, शेड्यूल्स के बारे में, कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, किस किस अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाग के बारे में, पार्ट के बारे में, पार्ट वन में क्या है, पार्ट टू के बारे में क्या है, पार्ट थ्री के बारे में। उसके बाद लास्ट का एक हमारा टॉपिक होगा प्रीएम्बल को लेकर के। तो ये चार टॉपिक आज की पॉलिटी के बारे में, आज हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को, अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवीजन की सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो इस पूरी सेशन को लास्ट तक देखिए, इस पूरी सीरीज को देखिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आप इस सीरीज का फायदा उठा सके। इस सीरीज के माध्यम से आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपका हो जाएगा। एग्जाम से पहले ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इस कड़ी में आज का ये वीडियो इसलिए बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका, उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का मतलब फ्रेंड्स प्रियम्बल को लेकर के, प्रियम्बल की बात की जा रही है, कि प्रियम्बल हमारा जो, हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, जो हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो हमारा प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो स्टार्ट होता है, वो किस देश से लिया गया है, उसका जो कंसेप्ट है वो किस देश से लिया गया है, ये आज का पहला सवाल है। तो इसको आंसर देना है। तो उद्देशिका का जो विचार हमारा लिया गया है, तो पहले टॉपिक में जो हमारा पहला चैप्टर है कि संविधान का स्रोत, उसको हम कंप्लीट करेंगे, कि संविधान का स्रोत, संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। कि भारत के संविधान में उद्देशिका, जो हमारा प्रियम्बल है, उसका थॉट कहाँ से लिया गया है। इटली से लिया गया है, कि कनाडा से लिया गया है, कि फ्रांस से लिया गया है, कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का जो संविधान है, उस यूएसए के संविधान से, यूएसए का जो संविधान है, उस यूएसए के संविधान से इस उद्देशिका के विचार को लिया गया है, उद्देशिका के विचार को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी में एक सवाल इसी से रिलेटेड और पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है। तो अगर ये पूछा जाता है कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। तो एक साथ एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कई सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे। जैसे हमने पहला सवाल देखा कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार हमारा लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट पर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद उद्देशिका का ये विचार हो गया। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया है, तो उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब इसमें कुछ हम लोग और नया और चीज देख लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से और क्या क्या चीजें हैं जो हमने ली हैं अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उस अमेरिका के संविधान से और क्या क्या चीजें हैं जिसको समाहित किया है, तो उसको भी एक नजर से देख लेते हैं। अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें हैं ली गई हैं, उसको आप नोट करेंगे। अगर आप नोटबुक बना रहे हैं
तो आप नोट करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन को आप सीखने वाले हैं। अब अमेरिका के संविधान से जो सबसे पहला चीज, एक तो हमने पढ़ लिया कि संविधान ये उद्देशिका का विचार लिया गया है, लेकिन और क्या क्या चीजें ली गई हैं यूनाइटेड स्टेट के, जिसमें हम लोग पढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं मूल अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से हमारा मूल अधिकार भी लिया गया है। उसके बाद और क्या लिया गया है, जो हमारी राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस होती है, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की, राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो भी अमेरिका के संविधान से भी लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जो हमारे देश में जो जुडिशियरी न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम करती है, इसका भी कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे हमने एक चीज क्या सीखा कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग की जो प्रोसेस होती है, वो राष्ट्रपति की कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रोसेस है, वो भी कहाँ से लिया गया, यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जो हमारे देश में न्यायपालिका काम करती है, सर जो हमारे देश में न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के काम करती है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, वो भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए, सारे क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो सके। अब इस कड़ी में हमारा दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा हमारा जो सवाल है वो है, अब इसका आंसर करना है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है। अब ये समवर्ती सूची क्या होता है, और इस समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है, इस समवर्ती सूची का कंसेप्ट लिया कहाँ से गया है, इसके बारे में आंसर करना है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या कंसेप्ट है। अब जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र, जिस पर केंद्र बनाने का अधिकार होता है, केंद्र को जिस पर कानून बनाने का अधिकार होता है, और एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो अब ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जिसको हम कह सकते हैं, एक ये होता है स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट होता है, और ये केंद्र जो होता है यूनियन लिस्ट, और इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो तीन प्रकार की जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर, जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तीन भागों में किया गया, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है, राज्य सूची का मतलब होता है कि जिस पर केवल राज्य कानून बनाते हैं, जितनी भी शक्तियों का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर जो है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। राज्य सूची में जितने भी विषय रखे गए हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। केंद्र सूची में जितने विषय रखे गए हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। बट जो समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी प्रकार का अगर केंद्र और राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, विरोधाभास की स्थिति होती है, तो जो केंद्र कहेगी वो सर्वमान्य होगा, तो केंद्र के कानूनों को ज्यादा मान्यता दी जाएगी। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में, जो केंद्र राज्य समवर्ती सूची के बारे में है। लेकिन हमारा यहाँ पे सवाल पूछा है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है, यानी कि भारत ने जो समवर्ती सूची की संकल्पना है वो कहाँ से ली है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भारत ने जो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में जो भारत ने इस कंसेप्ट को लिया है कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो जो केंद्र कानून बनाएगा वो ज्यादा प्रिवेल करेगा। तो भारत ने समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट लिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने ली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट,
यानी कि जो हमारा संसद होता है, उस संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का जो कंसेप्ट है वो हमारा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, केंद्र सूची क्या होती है और समवर्ती सूची क्या होती है, और समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट हमने लिया है वो कहाँ से लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है मैच दी फॉलोइंग के बारे में। अब इसको मिलान करना है। मिलान करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंसेप्ट हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। अब जैसे मूल अधिकार है, अभी अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से किया होगा तो आपको पता होगा कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार के कंसेप्ट को लिया गया है। तो ए का किससे मैच होगा, ए का मैच होगा ऑप्शन बी से, यानी दूसरे से। उसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली हमने ली है, जो संसदीय प्रणाली हमने एडॉप्ट की है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का शासन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमने लिया है ब्रिटेन से, यानी कि यूके से लिया है। तो हमारा ए का कौन सा मैच कर रहा है, ए का मैच कर रहा है दूसरा। बी का कौन सा हमारा मैच कर रहा है, बी का पहला। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो डी का हमारा कौन सा मैच करेगा, डी का हमारा मैच करेगा तीसरा। अगर इतना भी आपको पता है तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे जो आंसर है वही आपको पता हो। तो अगर इतना भी आपको पता है तो आप मैच दी फॉलोइंग में ये फायदा होता है कि दो तीन आपको पता है तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरी विस्तृत एक व्याख्या के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इसको देखते हैं कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है। आपात के बारे में जो हमने लिया है वो लिया है जर्मनी से। आपात के बारे में जो हमने लिया है, इमरजेंसी के बारे में आपात उपबंध जो हमने लिया है, ये कहाँ से लिया है, जर्मनी के संविधान से। तो ये कौन सा हमारा होगा, सी का किस पे जाएगा, चौथे पे। तो डी का तीसरा हो गया, सी का चौथा। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अब इसमें देखिए आप कि ए का हमारा कौन सा था, दूसरा था। ए का हमारा दूसरा मैच कर रहा था, ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा है हमारा, बी का पहला। अब ए का दूसरा मैच कर रहे हैं यहाँ पे और बी का पहला, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। और ये ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से इस अप्रोच के साथ आपको ये देखिए, आप यूपीएससी का सवाल, यूपीएससी में पूछा गया था 1993 में। तो यहाँ पे एक सवाल को देख करके घबराना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से जितने भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को सीख पाए। तो अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगला ये सवाल है, अगर आपने पिछले सवाल को अच्छे से देखा होगा तो ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। एक बार पूरा आपके सामने लाते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि मैच करना है इसको भी। अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। अब तक आपको याद हो गया होगा कि मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका से लिया है। उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी शॉर्ट में कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको देखा था। अब ये भी हमारा पिछले क्वेश्चन में ही था कि मंत्रिमंडलीय सरकार, यानी किसको भी बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब उसके बाद एक बचता है हमारा केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। सेंटर स्टेट रिलेशन, अब देखिए, अब इसको मैच कराइए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से, यानी कि ए का हमारा कौन सा होगा, 4 वाला। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बी का कौन सा मैच करेगा, बी का तीसरा। उसके बाद मंत्रिमंडलीय सरकार, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। तो सी का कौन सा मैच करेगा, सी का पहला मैच करेगा। उसके बाद एक हमारा बच जाता है केंद्र राज्य संबंध का, वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं हमने इसमें कवर किया। अब इसको आप मैच करा सकते हैं। अब इसमें आप मैच कराइए कि कौन कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। ए का चौथा हमने मैच कराया था, बी का तीसरा, सी का पहला, और यानी कि हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अब इसमें कुछ और कंसेप्ट हम देख लेते हैं
कि जैसे हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। अब इसमें इसको आपको नोट करना है कि ब्रिटेन के संविधान से पहला चीज हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो संसदीय शासन प्रणाली है हमारे यहाँ, संसदीय शासन प्रणाली, वो संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है, एकल नागरिकता, इस चीज को याद रखना। एकल नागरिकता का कंसेप्ट, एकल नागरिकता का मतलब कि हमारे पूरे देश में कहीं भी आप रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता केवल एक ही बार ली जाएगी, एक बार नागरिकता, तो उसको एकल नागरिकता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र की नागरिकता अलग होगी, राज्य की नागरिकता अलग होगी, दोहरी नागरिकता है। डबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। और ये सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने लिया कहाँ से है, सिंगल सिटीजनशिप का हमने कंसेप्ट जो लिया है वो लिया है ब्रिटेन से। उसके बाद तीसरी चीज आप ब्रिटेन में याद कर सकते हैं कि जो द्विसदन की व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमेलिज्म जिसको बोलते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था, वो भी कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और एक लास्ट आप याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, कानून का जो शासन होगा वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से बोरो किया है। तो ब्रिटेन के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है वो पार्ट से शुरू होता है, यानी कि भाग के बारे में, कि किस भाग में कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं। तो हमारे संविधान में कुल कितनी भाग हैं, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो उस 22 भाग में क्या क्या किस भाग में है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, पूरी डिटेल के बारे में। अब जैसे ये सवाल है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन आप सही से पढ़ें, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। कभी कभी देखा कि कौन सा मैच है ये पूछा जा रहा है, कि कौन सा मैच नहीं है ये पूछा जा रहा है। अब इसमें पूछा है नागरिकता किस भाग में है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, राज्य के बारे में जो कंसेप्ट है वो किस भाग में है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि जो हमारा पार्ट वन है यानी भाग वन, भाग वन के बारे में क्या है, भाग वन में लिया है कि राज्य के बारे में, यानी राज्यों का नाम, कौन कौन से राज्य है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसको समझिए कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात की गई है। अब पार्ट टू जो हमारा है, पार्ट टू के बारे में क्या बात की गई है, पार्ट टू के बारे में बात की गई है नागरिकता को लेकर के। नागरिकता किस पार्ट में है, नागरिकता हमारा पार्ट टू में है। उसके बाद पार्ट थ्री में क्या है, पार्ट थ्री में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। पार्ट थ्री में मूल अधिकार के बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्ट फोर में क्या है, पार्ट फोर में हमारा रखा गया है डीपीएसपी को लेकर के, नीति निदेशक तत्व। अगर आपने कभी पॉलिटी पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। हमारा जो उद्देश्य है, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पॉलिटी को पढ़ा है, जिनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करना है। तो पार्ट फोर में डीपीएसपी के बारे में है। उसके बाद पार्ट फोर ए, पार्ट फोर ए में, पार्ट फोर ए में क्या है, पार्ट फोर ए में है फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य के बारे में पार्ट फोर में दिया गया है। उसके बाद पार्ट फाइव में क्या है, पार्ट फाइव में है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद पार्ट सिक्स में क्या है, पार्ट सिक्स के बारे में स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के, स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के पार्ट सिक्स में दिया गया है। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे। पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य और उसके जो क्षेत्राधिकार है, जो राज्य है उसके बारे में है, राज्यों के नाम के बारे में। पार्ट टू में हमने देखा सिटीजनशिप है, पार्ट थ्री में मूल अधिकार, पार्ट फोर में डीपीएसपी है, पार्ट फाइव में यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्ट सिक्स में स्टेट गवर्नमेंट, और पार्ट फोर में है फंडामेंटल ड्यूटी। अगर इतना आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें सुमेलित नहीं वाला आंसर निकालना है। तो हमें कौन सा आंसर निकालना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए नागरिकता किस पार्ट में दिया गया है, इसमें दिया है भाग दो के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि पार्ट टू में ही नागरिकता है, इसका मतलब ये वाला तो सुमेलित है, ये वाला सुमेलित है। उसके बाद दूसरा दिया है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग तीन में दिया है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि मूल अधिकार पार्ट थ्री में ही है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर क्या है, सही है, ये भी मैच कर रहा है। अब ये पूछा है कि मौलिक कर्तव्य पार्ट, यहाँ पे देखिए ये पार्ट सिक्स ए दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्ट फोर ए इस तरह का होता है और ये पार्ट सिक्स ए लिखा है। मूल कर्तव्य हमारा किस में होता है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी हमने पढ़ा पार्ट फोर ए में होता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से एग्जामिनेशन वाला फंसा रहा है कि पार्ट फोर और पार्ट सिक्स में थोड़ी सी अंतर बस करके कंफ्यूजन क्रिएट करेगा।
तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यही वाला हमारा आंसर क्या कर रहा है, ये वाला हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है पार्ट 6A और हमारा होता है पार्ट 4A, और ये दिया है राज्य, राज्य पार्ट 6 में है। तो हमने भी पढ़ा 5 में यूनियन गवर्नमेंट को लेकर के, 6 में है राज्य गवर्नमेंट को लेकर के। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर विल बी सी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और भाग के बारे में दिया है। अब जिसमें भारतीय संविधान का भाग 9 के बारे में क्या है, भाग 8 के बारे में क्या है, भाग 1 के बारे में क्या है, और पार्ट 9A में क्या लिखा है। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे ये पार्ट 9 है, अब पार्ट 9 जो है, उस पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बात की गई है। पार्ट 9, आप इस चीज को याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9 में पंचायत के बारे में है। अब अगर ये नहीं याद हो रहा है तो आप थोड़ी सी ट्रिक ये लगा सकते हैं, इसे 9 कितने के बराबर होता है, 5 + 4, तो 5 और 4, 5 और 4, 5 और 4 में प और 4 है तो पंचायत। तो पंचायत को आप इस तरह से याद कर रखते हैं कि 5 और 4 मिलकर 9 बनता है। तो पार्ट 9 में कौन है, पंचायत है। अब पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्ट 9A जो है, पार्ट 9A, पार्ट 9 तो आपने याद कर लिया। पार्ट 9A में क्या है, पार्ट 9A में है नगर पालिका को लेकर के। पार्ट 9A में क्या है, नगर पालिका को लेकर के बात करी गई है। उसके बाद पार्ट 9B में क्या है, पार्ट 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सहकारी समिति, सहकारी समिति के बारे में बात करी गई है पार्ट 9B में। तो आप यहाँ से 3 चीजें याद रख सकते हैं। पार्ट 9 में क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस का भी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था 2020 में, आई होप कि उसमें ये पूछा गया था कि पार्ट 9 का जो पार्ट 9 में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो पार्ट 9 में पंचायत के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। पार्ट 9A में नगर पालिका, और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात की गई है। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे दिया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट किया कि जो हमारा पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में ही यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में बात की गई है। तो भाग 1 का किससे मैच होगा, इससे फर्स्ट वाले से ही मैच होगा। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो भाग 1 का किससे मैच होगा, इस वाले से, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो पार्ट 1 के बारे में किसमें व्याख्या की गई है, संघ राज्य क्षेत्र में। उसके बाद नगर पालिका, अब ये नगर पालिका आ गया। अभी हमने देखा कि पार्ट 9A जो है, पार्ट 9A नगर पालिका को बताता है। तो पार्ट 9A यहाँ पे है, ये किससे मैच होगा, नगर पालिका से मैच होगा। उसके बाद पंचायत के बारे में, तो पंचायत के बारे में आप समझ गए हैं, पंचायत 5 + 4 मिलकर 9 बनता है, तो भाग 9 पंचायत में है। तो भाग 9 यहाँ पे है, तो ये वाला किससे मैच करेगा, पंचायत से मैच करेगा। उसके बाद हमारा बचता है मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य के बारे में हमने भी पढ़ा था कि जो हमारा 4A है, 4A, पार्ट 4A, इस पार्ट 4A में मूल कर्तव्य के बारे में बात की गई है। तो पार्ट 4A मूल कर्तव्य को लेकर के दिया गया है। तो चारों चीजें हमने इस ऑप्शन के माध्यम से समझ ली। तो ये चीज आप याद रखेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को मैच करा सकते हैं। हमारा क्योंकि उद्देश्य है ये सीखना कि हमारा पार्ट क्या क्या इसमें किसमें किसमें दिया है, तो आंसर तो अपने आप मैच हो जाएगा। अब जैसे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ चुका है पार्ट 1, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। जैसे पार्ट 2 है, हमने इसमें पढ़ा सिटीजनशिप को लेकर के बात की गई है। पार्ट 3 में हमने पढ़ा मूल अधिकार के बारे में। पार्ट 4 में क्या दिया है, पार्ट 4 में दिया है हमारा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। पार्ट 4A में क्या दिया है, मूल कर्तव्य के बारे में हमने देखा। पार्ट 5 में क्या दिया है, संघ के बारे में दिया गया, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है। पार्ट 6 में क्या दिया गया, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है। उसके बाद हमने देखा, पार्ट 9 को। पार्ट 9 में हमने देखा पंचायत के बारे में बात की गई है। पार्ट 9A में, पार्ट 9A में किसके बारे में बात की गई है, पार्ट 9A में बात की गई है नगर पालिका के बारे में। 9B में किसके बारे में बात की गई, सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। तो ये सारे जो भाग हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, सही से देखा होगा इसके पीछे वाला, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें दिया है नागरिकता। नागरिकता अभी हमने देखा कि जो भाग 2 है हमारा, पार्ट 2 है, नागरिकता के बारे में है। तो ये वाला मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। संघ राज्य क्षेत्र पार्ट 1 में है, हमने संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किसमें देखा, हमने संघ राज्य क्षेत्र को देखा था कि पार्ट 1 में है। नगर पालिका को देखा था हमने 9B में है, तो नगर पालिका 9B में है हमारा। उसके बाद जो हम निर्वाचन की बात करते हैं, निर्वाचन हमारा 15 में है, तो इसको आप याद रखेंगे
कि निर्वाचन किस भाग में है, इलेक्शन, ये है 15 में। तो ये भी हमारा मैच करता है। तो कौन मैच नहीं करता, ये वाला मैच नहीं करता, क्योंकि ये पार्ट 7 दिया है और हमारा संघ राज्य क्षेत्र हमने भी पढ़ा था कि संघ राज्य क्षेत्र पार्ट 1 के बारे में बताता है। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला आ गया हमारा अनुसूचियों के लेकर के। अब हम अनुसूची के बारे में पूरी व्याख्या करेंगे कि अनुसूची के बारे में। अब यहाँ से अनुसूची के बारे में क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया है, छठवीं में क्या दिया है, आठवीं में क्या दिया है, नौवीं में क्या दिया है। तो अब इसी को हम देख लेते हैं कि किस अनुसूची में क्या क्या दिया है। अब जैसे हमारा चौथा अनुसूची दिया है। अब चौथी अनुसूची के बारे में बात की गई है कि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होता है, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिली है। कौन कौन से अनुसूची को हमें पढ़ लेना है, 4, 6, 8 और 9 को। तो एक बार हम लिख लेते हैं 4 को, 6 को, 8 और 9 के बारे में एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अब जैसे पार्ट 4 में सॉरी अनुसूची 4 है। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में बात की गई है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात की गई है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होता है किस तरह से होता है, तो अनुसूची 4 में। तो आप सिंपल याद करेंगे, राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा किया गया है, राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा किया गया है अनुसूची 4 में किया गया है। उसके बाद अनुसूची 6 में क्या किया गया है, अनुसूची 6, अनुसूची 6 क्या कहता है, अनुसूची 6 में इस बात को लेकर के बात की गई है कि जो कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं किसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक को लेकर के, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरिया अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, और उस अनुसूचित कुछ अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में अनुसूची 6 में बात की है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, असम है, मेघालय है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको याद करने का एक तरीका होगा कि आप याद करें AMTM। AMTM का मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम का जो क्षेत्र है उसके प्रशासन को लेकर के बात करी गई है अनुसूची 6 में। उसके बाद हम देख लेते हैं अनुसूची 8 में किस तरह की बात की गई है। अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 क्या कहती है, अनुसूची 8 कहती है कि लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में बात की गई है कि हमारा संविधान कौन कौन सी भाषाओं को रिकॉग्नाइज करता है। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या बात की गई है, भाषा के बारे में। तो इस समय हमारे अनुसूची में भाग 8 में कुल 22 भाषाएं हैं। तो अनुसूची 8 में भाषा के बारे में बात करी गई है। उसके बाद लास्ट एक हम अनुसूची पढ़ लेते हैं 9। अनुसूची 9 क्या कहती है, अनुसूची 9, अनुसूची 9 के बारे में कुछ प्रोविजंस जो बनाए गए हैं लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के, जो कुछ लैंड एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं लैंड रिफॉर्म को लेकर के, इसमें है लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वो अनुसूची 9 में है। अब हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं, उसके बाद आंसर निकालते हैं। अब आप देखिए, अब हमने देखा कि जो चौथी अनुसूची है, इस चौथी अनुसूची के बारे में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा को लेकर के है, तो हमारा आंसर कौन सा मैच करेगा, थर्ड। उसके बाद छठवें में हमने देखा, छठवें में हमने देखा कि जो कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उन ट्राइबल एरिया के प्रशासन के बारे में, जिसमें कौन कौन से ट्राइबल एरिया आते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये आंसर कौन सा मैच करेगा, ये आंसर होगा चौथा। उसके बाद 8वें में हमने देखा कि अनुसूची 8 में भाषा को लेकर की बात की गई है, कौन कौन से लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसमें, अनुसूची 8 में बात की गई है, जिसमें हम कितना भाषा को देखते हैं, जिसमें हम 22 भाषाओं को देखते हैं। तो ये कौन सा होगा आंसर हमारा, ये बी हो जाएगा। उसके बाद 9वें में हमने देखा कि लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करी गई है, तो ये होगा भूमि सुधार, किसमें, 9वें में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो अनुसूची के बारे में इसमें देखते हैं। पहले ये समझिए कि कुल कितनी अनुसूची है हमारे संविधान में, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछेगा कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। जो 4 नई अनुसूचियां हैं, 9, 10, 11 और 12, ये बाद में जोड़ी गई है, बाद में जोड़ी गई है। अगर कभी पूछा जाता है कि हमारे संविधान में, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन,
कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका आंसर होगा 8। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कुल टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आंसर विल बी 12। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नवा पूछ रहा है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को संशोधित किया जाना चाहिए। तो अब इसमें 4 अनुसूचियां दी गई हैं, तो इस चारों अनुसूचियों को हम देख लेते हैं, उसके बाद आंसर आप निकाल पाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं पहली अनुसूची को लेकर के, जो हमारी पहली अनुसूची है, ये पहली अनुसूची बात करती है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। राज्य के बारे में बात करती है, राज्यों के नाम को लेकर के, राज्य के नाम को लेकर के बात करती है, राज्य के नाम को लेकर के बात करती है। उसके बाद जो दूसरी अनुसूची है हमारी, दूसरी अनुसूची में क्या बात किया गया है, राज्य का नाम यहाँ पे हो गया और संघ राज्य क्षेत्र का, यूनियन टेरिटरीज का, इन दोनों के बारे में पहली अनुसूची में बात करी गई है। उसके बाद जो दूसरा अनुसूची है, इस दूसरी अनुसूची में बात की गई है कि जो विशेषाधिकार दिया गया है, जो इमोल्यूमेंट्स दिया जाता है, जो अलाउंसेस दिया जाता है, वेतन और भत्ता जो दिया जाता है, इस वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। वेतन और भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में, अब इसमें से किसके किसके वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है, आप इस ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ कि इसमें पहले तो वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या क्या सुविधा मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा। उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में बात करी गई है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं, उनके बारे में बात करी गई है। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनके बारे में बात करी गई है। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में बात करी गई है। विधान परिषद के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, उनके बारे में बात करी गई है। उसके बाद इसमें बात किया गया है जो चेयरमैन जज है सुप्रीम कोर्ट के, जज जो है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात की गई है। हाई कोर्ट के, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनके बारे में बात करी गई। और सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, उनके बारे में बात करी गई। तो ये जो 9 लोग हैं, इन 9 लोगों के बारे में अनुसूची 2 में बात की गई है। लेकिन आपको सिंपल कितना याद रखना है, आपको सिंपली ये याद रखना है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो हमारा अनुसूची फर्स्ट है, वो संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में, राज्य के नामों के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है। जो अनुसूची हमारी 2 है, अनुसूची वेतन और भत्ते के बारे में बात करती है। अब उसके बाद जो अनुसूची हमारी 3 है, अनुसूची 3 के बारे में किस में बात की गई है, जो हमारी अनुसूची 3 है, उसमें हम बात करते हैं शपथ को लेकर के। अनुसूची 3 में हम किसके बारे में बात करते हैं, शपथ को लेकर के। जो जो हमने देखा होगा कि जो शपथ लिया जाता है, जो मंत्रियों के द्वारा शपथ लिया जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके द्वारा शपथ लिया जाता है, जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा शपथ लिया जाता है, तो शपथ के बारे में बात करी गई है अनुसूची 3 में। उसके बाद अभी हमने पिछले क्वेश्चन के माध्यम से अनुसूची 4 के बारे में पढ़ा था कि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होता है अनुसूची 4 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, एक नए राज्यों का सृजन करना है तो संविधान के किसमें संशोधित किया जाए, तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि पहली अनुसूची में ही राज्यों के बारे में बात की गई, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करी गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी को रखा गया है। दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लोग चले जाते हैं, तो उसके बारे में जो कानून बनाया गया है, वो 10वीं अनुसूची में बनाया गया है। कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में इसके बारे में, दल बदल कानून के बारे में। अगर कभी पूछा जाता है कि दल बदल कानून के बारे में किस अधिनियम में है, तो किस अनुसूची में है, तो ये है 10वीं अनुसूची में। और ये कब शामिल किया गया था, ये भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि हमारा जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट वाज, ये किस में आया था, 1985 में। यानी कि 52वां संविधान जो संशोधन अधिनियम 1985 में आया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो आया था, इसी के माध्यम से हमारी 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था। तो 6वीं अनुसूची के बारे में क्या है, 6वीं अनुसूची में भी हमने पढ़ा कि जो कुछ जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं, एएमटीएम, उसके बारे में बात करी गई है। 9वीं अनुसूची जो होती है उसको भी हमने पढ़ा कि 9वीं अनुसूची में क्या है, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की गई है, भूमि सुधार के बारे में। उसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल विरोधी कानून। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा ये वाला, सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रस्तावना को लेकर के। अब यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रस्तावना जो हमारा दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रस्तावना में क्या क्या चीजें शामिल की गई है, किन किन शब्द को शामिल किया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब डिटेल में पढ़ेंगे।
अब इसमें क्या दिया है, इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब इसी तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं तो हमारे संविधान में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो उद्देशिका है वो क्या कहता है। एक पेज लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। हमारा जो उद्देशिका है, उद्देशिका, इस हमारी उद्देशिका में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो हम लोग कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला की पॉइंट्स है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद है हमारा समाजवादी, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। ये इसका क्रम याद रख लेना है आपको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके बारे में बात करी गई है। तो इसके ऑर्डर को याद, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 5 क्रम को आपको ध्यान रख लेना है क्योंकि ये 5 क्रम बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाद में जोड़ी गई थी। जो 42वां हमारा संविधान संशोधन अधिनियम आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके माध्यम से कुछ नए शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें सोशियोलिस्ट था, समाजवादी, जिसमें था समाजवादी, समाजवादी, उसके बाद सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी अखंडता। ये 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों को 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में आया था, इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। तो आपको अब क्रम याद रख लेना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आता है, समाजवादी आता है, पंथ निरपेक्ष आता है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सॉवरन, सॉवरन, सोशियलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ट्रिपल एस, एस क्यूब डी आर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एस क्यूब डी आर, एस क्यूब डी आर का मतलब 3 एस, सोशियल, सॉवरन, सोशियलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। अब कौन सा क्रम सही है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप देखिए यहाँ पे पहले दे दिया है गणतंत्र। अब पहला अगर गणतंत्र दे दिया है जिसका मतलब कि आंसर हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी हो सकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ पे भी दिया है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ पे भी दिया है। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद दूसरा शब्द था हमारा समाजवादी, तो यहाँ पे समाजवादी दिया है, ये भी सही हो सकता है। जनवादी, उसके बाद समाजवादी, यानी कि ये भी आंसर, उसके आगे हमें और बढ़ना पड़ेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष क्या कहिए, यानी कि धर्म निरपेक्ष यहाँ पे दिया है, उसके बाद धर्म निरपेक्ष यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे जनवादी समाजवादी बाद में दिया है, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद और इसको मैच कराते हैं कि और कौन सा इसमें आंसर मैच कर सकता है। तो इसको आप अटेम्प्ट करिए, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 सेकंड। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम, 1 सेकंड वेट करिए। हाँ तो फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में पूछा है कि कौन सा क्रम सही है, सही क्रम को पूछा है। अब सही क्रम को हमने अभी देखा कि सही क्रम कौन सा हो सकता है। सही क्रम हमने पढ़ा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य होना चाहिए। लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक भी ऑप्शन इस तरह का हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि सार्वभौम, यहाँ पे ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा। धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, समाजवादी, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन में हुई है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रख लेना है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि हमारा ऑर्डर यही होता है,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन है हमारा, जो बीपीएससी में आया था 2008 में। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है और इसको क्रम के अनुसार लगाना है। इसको किसके अनुसार लगाना है, क्रम के अनुसार लगाना है। तो अभी हमने पीछे देखा था कि सबसे पहले हमारा आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए इसमें संपूर्ण संपन्न कहाँ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद दूसरा शब्द आता है हमारा समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक और लास्ट में आता है हमारा गणराज्य। तो आप इसको आप क्रम से लगाइए। तो सबसे पहला हमारा कौन सा क्रम होगा, सबसे पहले हमारा होगा सी, सार्वभौमिक या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सी के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी दूसरे पे आता है, तो समाजवादी यहाँ पे दूसरे पे दिया है, तो उसके बाद सी के बाद कौन सा हमारा होगा, ए होगा। अब देखिए सी के बाद ए केवल एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पे सी के बाद डी दिया है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे डी के बाद ए दिया है तो ये भी नहीं होगा, सी के बाद यहाँ पे डी दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। अब ये 3 नए शब्द कौन कौन से थे, ये 3 नए शब्द हमने अभी आपको बताया। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ये था सोशियोलिस्ट, एक समाजवादी, एक था हमारा समाजवादी, एक था हमारा सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, और एक तीसरा जो शब्द था वो था हमारा अखंडता। तो ये 3 जो शब्द हैं, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 में जोड़े गए थे। तो अब ये पूछा है सवाल, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। यानी कि जब 1976 में जोड़ा गया है अखंडता को, तो अखंडता जब 1976 में जोड़ा गया तो 1975 में ये अखंडता नहीं रहा होगा। समझिए इस बात को कि जब हमारे उद्देशिका को एडॉप्ट किया गया तो अखंडता नहीं था, ये अखंडता को कब जोड़ा गया, 1976 में। लेकिन ये पूछा है कि 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता हमारे संविधान, हमारे उद्देशिका में 1975 में नहीं था, अखंडता को जोड़ा ही गया 1976 में। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के मुख्य लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो जब आप उद्देशिका को पढ़ेंगे, जब आप उद्देशिका को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है, कितने प्रकार के जस्टिस की बात करी गई, 3 प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है। ये भी सवाल पूछा गया है कि हमारी उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है। तो आंसर कितना होगा, 3। और ये कौन कौन से न्याय है, ये है सोशल, सामाजिक, सामाजिक न्याय, ये एक न्याय है इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय, और एक है हमारा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस 3 न्याय के बारे में हमारे उद्देशिका में चर्चा की गई है। तो हमारा पहला आंसर तो मैच करेगा, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में बात करी गई है। उसके बाद जो स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई, लिबर्टी के बारे में बात करी गई, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बारे में जो हमारी उद्देशिका में बात करी गई है, वो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। कौन कौन सी है, लिबर्टी ऑफ थॉट के बारे में, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, थॉट के बारे में है। उसके बाद एक्सप्रेशन के बारे में है, थॉट के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में, बिलीफ के बारे में, आपके विश्वास के बारे में, उसके बाद फेथ के बारे में, उसके बाद एक है वर्शिप के बारे में। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है हमारे संविधान में, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। हमारा जो उद्देशिका है इसमें तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है हमारे उद्देशिका में, तो ये भी आंसर सही होगा। उसके बाद ये अवसर की समानता के बारे में, अवसर की समानता के बारे में, इक्वालिटी, जो इक्वालिटी है इस शब्द की भी चर्चा की गई है हमारे उद्देशिका में। तो इसमें लिखा गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता के बारे में भी
हमारे उद्देश्य में बात करी गई है। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में भी बात करी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा चारों ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? हमारा आंसर होगा चारों। तो आप उद्देशिका को प्रियम्बल को एक बार जब आप पढ़ेंगे, जब आप एक बार प्रियम्बल को उद्देशिका को पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है, कितने प्रकार की लिबर्टी के बारे में बात करी गई है, कितने प्रकार के जस्टिस के बारे में बात करी गई है, कितने प्रकार की फ्रेटर्निटी क्या होती है इसके बारे में बात करी गई है। जो शब्द है इंपॉर्टेंट, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट कब हुआ था, तो इन सभी के बारे में आप प्रियम्बल से पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो रिवीजन का है, इसलिए हम रिवीजन के माध्यम से, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज का। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अब ये कितनी बार भी मैं अभी बताया ये सारे सवालों में कि हमारे उद्देशिका में जो शब्द है, जो 5 शब्द इंपॉर्टेंट है, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्रम से याद रखना है इसको, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये 5 शब्दों के बारे में बात करी गई। अब इसमें आप देखिए कि इसमें उद्देशिका में कौन कौन से शब्द नहीं है। समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व ये भी है, पंथ निरपेक्ष ये भी है, लोक कल्याण के बारे में हमारे उद्देशिका के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा डी, ये वाला हमारा आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन के माध्यम से कुछ 3-4 टॉपिक को रिवाइज किया है। कौन कौन सा टॉपिक हमने रिवाइज किया, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने आज की वीडियो में अनुसूची को पूरी तरह से रिवाइज किया है, कौन कौन सी अनुसूचियां होती हैं। उसके बाद हमने भाग के बारे में, जो मुख्य मुख्य भाग हो सकते हैं उसके बारे में रिवीजन किया है। उसके बाद हमारा संविधान के जो स्रोत है, यानी कि हमारा संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, संविधान के स्रोत के बारे में भी हमने रिवीजन किया। उसके बाद हमने एक और टॉपिक उद्देशिका के बारे में भी पूरी तरह से रिवीजन किया। तो ये 4 टॉपिकों को हमने पूरी तरह से रिवाइज कर लिया। ये जो हमारा वीडियो है ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है कि अगर आप एग्जाम के पहले इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो हमारे सीटेट के स्टूडेंट्स हैं, जो सीटेट के हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी जो सीडीपी की क्लासेस हैं, उनकी सीडीपी की क्लास 1-2 दिन के बाद फिर से रिज्यूम होगी और वो प्रॉपर तरीके से चलती रहेंगी। और जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो भी 2-3 दिन के बाद मैथ की क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। और ये जो हमारा सेशन होगा, जो हम जीएस का रिवीजन करना स्टार्ट किए हैं, जो कंप्लीट जीएस का रिवीजन हम लोग करेंगे, ये एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा जिसके में हम क्वेश्चन के माध्यम से इसी तरह से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।